यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी दोनों में 8 नंबर के हैं। ठीक है जी। कंपटीशन में भी आईआईटी में 2 क्वेश्चन तक निकल जाए इसके, और मेडिकल में तो 3 तक निकल जाए। नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट को 4 चैप्टर में तोड़ लो आप। पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं इसका मैं आज, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में खत्म हो जाए सारा। इस चैप्टर में मेरा फोकस रहेगा चार्ज पर। इसका अगला जो चैप्टर होगा उस पर जो मेरा मेन फोकस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। उसके अगले चैप्टर में जो मेरा मेन फोकस होगा वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज पर होगा, और लास्ट में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 4 चैप्टरों में से कोई भी 3 अच्छे से कर लो, 8 के 8 नंबर पूरे आ जाओ, क्योंकि चॉइसेस में सवाल मिल जाएंगे। ठीक है जी। खैर, कम टू द पॉइंट माय डियर। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रो मैंने चार्ज होता है, स्टैटिक्स मैंने रेस्ट होता है। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर आप चार्ज को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब यहां से आपके पास कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये उठ गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। इस चीज का बिल्कुल श्योर टेस्ट क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भाई साहब, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, सीबीएसई कई दफा इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, आईएससी भी पूछ चुका है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। रिपल्शन से पता चलता है कि बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। अट्रैक्शन से पता नहीं चलता, क्योंकि अट्रैक्शन तो नॉर्मल न्यूट्रल मासेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर हो गया जी। खैर, सबसे पहले समझिएगा आप चार्ज क्या है। एक प्रॉपर्टी जिसके तहत कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाई होता है, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। अब सवाल आया आपके एकदम दिमाग में कि सर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत आप किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है ये बताते हैं आप। कॉन्सेप्ट क्लियर? चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द मैटर, and electrification give us information about the majority of electrons and minority of electrons। जिस बॉडी के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। जिस बॉडी के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है तो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। कई बच्चे समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्रोटॉन्स है, ये गलत फहमी है उनकी। इसका मतलब है वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, अगर सीबीएसई आप ध्यान देंगे जब नोट्स बनाएंगे वीडियो से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो क्या बॉडी का मास डिक्रीज होगा। तो आप नोट में एक चीज लिखेंगे वीडियो में, जब आप नोट्स बनाएंगे वीडियो से, कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है। तो जिस बॉडी से चार्ज जाया करता है उसका मास घट जाता है, और जिसके ऊपर पहुंचता है उसका मास बढ़ जाता है। मान लीजिए इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इसका चार्ज हुआ -3, और इससे इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसका चार्ज हुआ +3। कंसेप्ट क्लियर? मैंने मान लिया दोनों बॉडीज का मास पहले बराबर था, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो सवाल यह आया अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और बी बॉडी से ए बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो दोनों के मास का डिफरेंस कितना हुआ। अगर शुरू में दोनों का मास बराबर था तो कितना हुआ, 6 × 9.5 10⁻³ kg। कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर 3 ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आपको 3 लिखना था यहाँ। बिल्कुल सही बात। मान लीजिए पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने से 3 दे दिया। अब इसके पास कितने हो गए, इसके पास कितने बचे। तो जितने ट्रांसफर होते हैं उससे डबल का डिफरेंस आया करता है हमेशा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%।
आपके पास 10 रुपए थे, मेरे पास भी 10 रुपए थे, आपने मुझे 5 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कितने हुए और आपके पास, तो जितने आपने मुझे दिए उसका डबल का डिफरेंस आ गया। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन निकलते हैं। क्या? अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है और इसका मास भी घटा है। कंसेप्ट क्लियर? सवाल आया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और एक न्यूट्रल स्फीयर है, दोनों सेम कंडीशन की वजह से है, मतलब शुरू में सेम थे, तो अब किसका मास कम होगा? अब उसका मास कम होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका मास बढ़ेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। यहां तक समझ आया? 100%। अब चार्जेस आपको पता ही है भाई, चार्जेस 2 तरह के हैं क्योंकि रिवीजन के लिए वीडियो बनाई गई है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का एग्जांपल जब पूछते हैं तो आप सबसे पहले प्रोटॉन का जिक्र करते हैं, प्रोटॉन के बाद आप एक पॉजिट्रॉन याद रखेंगे, पॉजिट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन आप याद रखेंगे, ड्यूट्रॉन, और एक अल्फा पार्टिकल, एक और याद रखेंगे आप क्लास 12th के लिए, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल याद रखेंगे हमेशा। ये सबके आपको इनके मास, इनके चार्ज आपके नोट्स में लिखे होंगे, कल पूरी टेबल तैयार कराता हूं ताकि आप इस हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। मैग्नेटिज्म में भी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, चार्ज क्या है, ठीक है? तो मैं पूरा प्रॉपर्ली आपको बताता हूं, क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में प्रोटॉन लिया, अल्फा पार्टिकल लिया आपने, ड्यूट्रॉन लिया, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल लिया, एक पॉजिट्रॉन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बीटा नेगेटिव है, ये 2 याद रख लीजिए बस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आप कंसीडर करते हैं E, विच इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और माइनस में होता है। बीटा नेगेटिव के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 10 की पावर -31 kg, और बीटा नेगेटिव का भी मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को me अगर मैं मान लूं तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में यूज होगा। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन से 4 गुना है और लगभग 7000 गुना ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन के मास से। इसके बाद ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो डबल होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और लगभग 3500 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पॉजिटिव का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है और इसके ऊपर चार्ज प्लस में 1.6 10 की पावर -19 कूलम भी होता है। इसके बाद पॉजिट्रॉन एक अनस्टेबल एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, जो न्यूक्लियस के अंदर लाइज करता है। और अगर कहीं आप एक ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस एंटी पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था, तो आप लोग बताएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल जिसका नाम पॉजिट्रॉन है उसे डिस्कवर किया गया था। समझ गए आप? तो एक आपके दिमाग से वहम हट गया कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रोटॉन होता है, ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन होता है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से उल्टा और उसके बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आया? पक्का? ठीक है, ये आप लिखेंगे जरूर नोट्स में। इसके बाद भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, 2 नेगेटिव भी आपस में रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ आई? लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, ठीक है जी, मान लीजिए दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है
उसकी वैल्यू बहुत कम है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तब अगर दोनों के ऊपर लाइक चार्ज भी क्यों ना हो, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्जेस किस केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? आप कहेंगे अगर दो पार्टिकल्स का मास उनके चार्ज के रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा है कि उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से बहुत ज्यादा है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इवन दे हैव लाइक चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा केस ही है क्या, अगर एक चार्ज का मास बहुत अधिक होता है और दूसरा हाईली डिमिनिस्ड है, दूसरा हाईली डिमिनिस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तब भी ऐसे केस में वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं ना कि रिपेल करते हैं। अब सवाल है कि हमेशा अट्रैक्ट क्यों करते हैं? मान लीजिए मैंने यहां क्या कहा, मैंने साइज के रेस्पेक्ट में कहा, एक बहुत बड़ा और दूसरा हाईली डिमिनिस्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे केस में गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, मास बढ़ने के कारण वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और अट्रैक्शन ही होती है। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इफ पी क्यू आर एस, जो मैं अभी बोलूंगा उसे आप क्वेश्चन को लिखेंगे और आंसर यहां करना सिखाऊंगा। इफ नहीं, आंसर आप क्वेश्चन आप वीडियो से देखकर लिखेंगे, ठीक है? अभी यहां जानते हैं सभी। इफ पी क्यू आर एस आर 4 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पी अट्रैक्ट क्यू, पी क्यू को अट्रैक्ट करता है, तो एक अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो क्यू को नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्यू रिपेल आर एंड आर अट्रैक्ट एस, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन पी एंड एस? तो क्या हुआ यहां पर? रिपल्शन। जो मैंने आपको अभी डिक्टेट किया क्वेश्चन, ये आप लिखेंगे और आंसर करने का तरीका है। देयर विल बी द रिपल्शन बिटवीन पी एंड एस। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? अब इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नाम आता है क्वांटाइजेशन। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी हुई है कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक, चार्ज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स। कुछ समझ नहीं आया तो आसान सी लैंग्वेज में लिखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, अगर आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और ए बॉडी से आपको बी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर करना है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल नंबर में होगी। बस बात खत्म। आंसर क्लियर? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द होल नंबर, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल नंबर में होगी। जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मुझसे पूछा, सर ई की वैल्यू क्या रखनी है न्यूमेरिकल में? तो ई की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में ये लिखनी है, और एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी तक होल नंबर्स में होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, सर हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर? तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिखेंगे बकायदा, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है जी? इसका सही जवाब जो है ये है, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट एन एलिमेंट्री पार्टिकल बिलो 4000 केल्विन टेम्परेचर। और कुछ बच्चे लिखते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं करेगा। जरा ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस का, आप लोग सभी इंटेलिजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन आपके यूनिवर्स से भी बिलियंस ईयर पहले बन गया, क्वांटाइजेशन 200-250 साल पहले बनी, तो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगा, क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगी, इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगी। तो इसका सही आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसे 4000 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर तोड़ पाना असंभव है, जिसके कारण हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, और यही क्वांटाइजेशन कहता है। इस तरीके से आप इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड,
एक इसी में देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या कि इफ, समझ लीजिए क्वेश्चन को, इफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज। अगर 1 सेकंड में आप 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो कितना समय लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने में। सबसे पहले निकाल लीजिए 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है। Q इज इक्वल्स टू NE, इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज, मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 13 कूलम्ब। टोटल चार्ज कितना दिया, तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड। टोटल चार्ज 1 कूलम्ब, चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड इतने कूलम्ब। जो बायोलॉजी का बच्चा है वो मैथमेटिक्स को किस तरीके से सोल्व करेगा, ध्यान दीजिए। C से C कट गया, ऊपर 1 पॉइंट हटा गया, ऊपर गया 10, नीचे बचा 16। ये 10 की पावर 13 ऊपर गया, मैंने 12 यहां लिखा और एक जीरो इसे दे दी, हो गया 100/16। मैंने डिवाइड किया 6.25, 10 की पावर 12 सेकेंड्स, इतना समय लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय, इससे आपको क्या साबित होता है। इसका आंसर आप सिंपली लिखेंगे, इट मीन्स माइनस Q2। Q1 and Q2 both are of same magnitude but are opposite charges। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये लिखने के बाद आप ये बात जरूर लिखेंगे कि इससे साबित क्या हुआ है, Q1 and Q2 both are of same magnitude and are opposite charges। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है जी। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे क्या लगा, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे। जैसे ही रिवीजन का सही मतलब यही होता है, वो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूं, बताओ जी आप लोग अरिहंत का सैंपल पेपर कर गए, किसकी क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता कोई नहीं कर गया, मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है जी, कोई नहीं कर गया करता, आगे समझ। अब यहां तक हमने पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक साथ कॉन्टेक्ट में रखे गए। कॉन्टेक्ट में रखने से पहले वो किसी x दूरी पर थे और उनके बीच फोर्स था F। कॉन्सेप्ट क्लियर। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस x, देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैपिटल F। इफ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम, अगर कुछ क्षण भर के लिए दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, एंड प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अगेन, और फिर से दोबारा सेम डिस्टेंस x पर रख दिए गए हैं, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब इसके बीच में फोर्स कितना होगा, F ही रहेगा या F से ज्यादा होगा या F से या 0 होगा। दिमाग लगाइए जरा जल्दी, आंसर आया 0। क्यों, जब इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से कांटेक्ट में आया तो कितना हो गया, यहां हो गया 0, फिर अलग रख दिया 0/2, तो न्यूट्रल तो हो गया ना। न्यूट्रल के बीच तो कोई भी फोर्स नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो आंसर क्या आया, कंसेप्ट क्लियर। मजेदार क्वेश्चन था, बच्चे क्या लिख देंगे F। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा क्या कि अगर एक प्रोटॉन रेस्ट में है और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर चला आता है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से लिखेंगे, इफ अ प्रोटॉन इज इन रेस्ट एंड एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रोटॉन, what will be the effect on the kinetic energy and the potential energy of the electron, क्या लिखेंगे जी आप, ध्यान दीजिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डिक्रीजेस। ऐसा क्यों भाई साहब,
प्रोटॉन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो दूरियां घटने से अट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी। इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू द। मजा आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि a proton is in rest and another proton start to moving towards the proton which is in rest. What will be the effect on the kinetic energy and the potential energy of the moving proton? सेम है जी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की रिपल्शन बढ़ेगी नजदीक या बढ़ने से, क्योंकि लाइक चार्जेस है। रिपल्शन बढ़ने से प्रोटॉन जो चलता था उसकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड घटने से काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जी एडिटिविटी। एडिटिविटी एडिटिविटी क्या कहती है? अगर एक आपके पास सिस्टम है कोई, इस सिस्टम के किसी चैम्बर में Q1 चार्ज गया, किसी चैम्बर में Q2 चार्ज गया और किसी चैम्बर में Qn चार्ज गया, तो सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज Q आया वो हमेशा टोटल चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक सिस्टम के ऊपर जो चार्ज हुआ करता है, एक सिस्टम के ऊपर जो चार्ज हुआ करता है वो जो स्प्लिट हुआ है एलिमेंट्स पर, उन सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन बी न्यूट्रल। न्यूट्रल किया जा सकता है। एक इक्वेशन आती है आपके पास, इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ सीखे करिएगा। एक फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर फिनोमिना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर। जब न्यूक्लियस टूटने वाला होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर लगभग 90 के आसपास हो, तो पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ने के कारण न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है के शेल से। इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंचते ही वहां एक पॉजिट्रॉन से मिलता है। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट क्लियर? और दोनों के एनहेलिसमेंट से दोनों एक दूसरे के साथ इमर्ज हो जाते हैं और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। गामा के 2 फोटोन पैदा होते हैं। ये सीबीएसई में एक बार और एक बार आईएससी में इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आई थी, सिर्फ एलएचएस दिया हुआ था, आरएचएस नहीं था। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित है। इस बार ये भी हो सकता है कि पूरी इक्वेशन दे दी, कहा इस इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद देखिएगा मास इनवेरिएंट, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है स्पीड के साथ ना बदलना। स्पीड के साथ ना बदलना। मास स्पीड बढ़ने से बढ़ जाता है, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मास कैसे बढ़ता है? मास इन मोशन इज इक्वल टू मास एट रेस्ट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अगर एक कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलता है, जो कि असंभव है, फोटॉन्स चलते हैं वैसे, लेकिन वो एक मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होते, वो पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो मैं ये वैल्यू यहां पर रखूंगा, तो ऐसा करने पर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन 1 एम नॉट अपॉन 0 दैट इज इक्वल्स टू आ गया इन्फिनिटी। तो मास इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, चार्ज कभी भी स्पीड के साथ नहीं बदलता। ये प्रॉपर्टी है चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? सवाल आया ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज इनवेरिएंट। इसका मतलब है इट मींस चार्ज डू नॉट चेंज विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड। चार्ज रिलेटिविस्टिक स्पीड से भी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज इतना है और मास इतना है और इलेक्ट्रॉन किसी ताकत से 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लग गया,
2 लाख किलोमीटर, तो उसका मास तो बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज एज इट इज रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ आ गया? सही, बिल्कुल। अब इसके बाद है कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसे बहुत तरीके से समझेंगे, इसके बेइंतहा क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? अगर दो कोई भी चार्जेस है, वो किसी भी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो। अब इसके बारे में मिस्टर कूलॉम ने बताया। क्या? यहां से निकल कर गया कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो कहते हैं अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? अगर इनके साइज के रेस्पेक्ट में इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, साइज हाईली डिमिनिश्ड होना चाहिए, ठीक है जी। इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ चार्जेस, देन दे सेट टू बी पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं दो, Q1 एंड Q2, तब उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब अगर एक -3 कूलम्ब है और एक +2 कूलम्ब है, तो मैग्नीट्यूड रखेंगे आप 3 × 2, माइनस नहीं लिखेंगे। अगर एक 10 है और एक -20 है, तो मैग्नीट्यूड कितना है यहां से? तो यहां फोर्स ज्यादा होगा यहां के मुकाबले। तो क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ? If Q1 and Q2 are 2 point charges separated with distance r, then electrostatic force between them will directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मैग्नीट्यूड को बाहर आपने एज इट इज लिख दिया, और अगर दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर कांस्टेंट लेंगे आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के 1/4πε0, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला आता है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे आप इसका, ऐसा यूनिट भी। अब आप वैक्यूम में क्या लिख देंगे फॉर्मूला ये। अब मान लीजिए दोनों चार्जेस के बीच मीडियम है, फिर यहां आएगा एक कांस्टेंट 1/4πε। 1/4πε0 की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है, समझ गए आप लोग? अब यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मतलब ये ε0 क्या है, ये एप्सल क्या है? यह है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दो चार्जेस के बीच का जो स्पेस है, और यह है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब सवाल है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ द स्पेस बिटवीन टू चार्जेस दैट अपोजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का अपोज करती है। गोलू ठीक है, बहुत मुस्कुरा रहा। अब यहां ध्यान दो, ये समझ आ गया? इसकी फिक्स वैल्यू है, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यहां तक समझ आया? अब यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा? पहला, गिव द ड्रॉबैक ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आप कहेंगे इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि गिव द नेचर ऑफ फोर्सेस इफ ए केस है Q1 × Q2 इज ग्रेटर देन 0 और Q1 × Q2 इज लेस देन। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, प्रोडक्ट 0 से ज्यादा हो गया, या तो प्लस प्लस का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा हो सकता है, या माइनस माइनस करके, माइनस माइनस प्लस होता है वो भी 0 से ज्यादा।
मतलब लाइक चार्जेस, और लाइक क्या करते हैं, रिपेल। अगर जीरो से बड़ा प्रोडक्ट है चार्जेस का तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। और अगर जीरो से छोटा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों अनलाइक होंगे, तब जीरो से छोटा आएगा और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? 100% समझ आया? पक्का? अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में आप किस तरीके से समझेंगे? बड़ा आसान है, ज्यादा लोड नहीं लेनी बिल्कुल भी। मान लीजिए एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2। आ गया समझ? दोनों के बीच की सेपरेशन और इसके ऊपर एक फोर्स लगा F1 वेक्टर ड्यू टू Q2 और इसके ऊपर एक फोर्स लगा F2 वेक्टर ड्यू टू Q1। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है कि 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्शन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप। तो मैंने निकाल लिया पहले फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 किसके बराबर होगा? K Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली R12। क्या मान ली? R12 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर से किधर आया? फोर्स 2 से 1। अब फोर्स निकालिए, फोर्स एट Q2 ड्यू टू, दूरी तो बराबर रहेगी, दूरी का स्क्वायर स्केलर हो जाएगा, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं, एज इट इज लिख दिया। अब फोर्स लगा 1 से, भाई साहब F21 इज इक्वल टू माइनस F12 मैंने वेक्टर में पढ़ाया था। हेंस F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, ईच एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्या कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? आप कहेंगे एब्सोल्युटली फॉलो करता है, ईच एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन कई मिलेंगे आपको। क्या? एक +5 कूलॉम चार्ज ने +1 कूलॉम चार्ज पर F फोर्स लगाया, तो +1 कूलॉम चार्ज +5 पर कितना लगाएगा? आप कहेंगे F लगाएगा, ईच एक्शन हैज इक्विवेलेंट अपोजिट। भाई एक बड़ा आप एक छोटे बच्चे को गाड़ियां दो 4, वो 4 आपको एकदम देगा, ईच एक्शन हैज। छोटा चार्ज बड़े पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना बड़ा छोटे पर लगाता है। दूसरी बात, आपको कह दिया कि एक +6 कूलॉम चार्ज ने -6 कूलॉम चार्ज के ऊपर या -1 कूलॉम चार्ज के ऊपर F1 फोर्स लगाया और इसने इसके ऊपर लगाया F2। इसने ये लगाया इस पर F1 और इसने लगाया F2। तो आपसे पूछता है कि F1 रेशो F2 क्या होगा? तो सीधी बात है 1 रेशो। और अगर ये पूछता है कि F1 अपॉन F2 क्या होगा? तो 1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? किसी बच्चे को अगर यहां तक भी तकलीफ है तो भी बताओ। तुझे ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, क्या कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी क्यू, ये भी क्यू, एंड आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए। और क्या कहा गया कि इन्हीं 2 चार्जेस ने एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ये कैलकुलेट कीजिए। ठीक है जी, ध्यान दीजिए जरा। मैंने मान लिया इसे Q1, इसे Q2 और इसे Q, सब लाइक है, सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, मैंने मान लिया इसके ऊपर रिपल्शन लगेगा, तो इस Q1 ने इस Q3 पर रिपल्शन लगाया और फोर्स लगा इस तरफ F1 वेक्टर, फिर इसने लगाया फोर्स लगा इस तरफ F2 वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर?
दोनों फोर्सेस के बीच 60 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। हो चटा यहां देख, F1 कितना होगा, K 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। यहां क्या है Q2, इसे आप F1 इसे मानिएगा, इसने इस पर लगाया तो किसके बराबर होगा, K Q1 इंटू Q3 अपॉन, भाई Q1 और Q2 दोनों किसके बराबर है, Q के, तो Q² अपॉन R स्क्वायर, इसे मैंने F मान लिया F1 को। फिर यहां देख K Q3 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैंने कहा था Q3 भी Q है और Q2 भी Q है, सभी चार्जेस बराबर हैं, इसे भी F मान लिया। मतलब दोनों ने जो फोर्स लगाए वो F फोर्स लगाया, और दोनों फोर्सेस जहां लगे Fa लगा Fa लगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन लगाइए। वैसे यहां पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बन गई, इस तरीके से पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या लगेगा, F डैश इज इक्वल टू रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूला आता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 की वैल्यू यहां से आएगा आपके पास F√3। या तो ऑप्शन ये सही होगा, अगर वो K की फॉर्म में होगा तो KQ² अपॉन R²√3 ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इफ 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड लाइक आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्या, calculate the net force on a charge due to 3 charges if all 4 charges are like and of equal magnitude and placed at the vertices of a square। concept clear, ये क्वेश्चन लिख लिया, अब आंसर समझिए। मैंने मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। क्वेश्चन में कहा सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है, सभी लाइक है, तो ये भी मैंने क्यों मान लिया, ये भी क्यों मान लिया और ये भी क्यों मान लिया और ये भी। दिमाग लगा, ये सही पहले करेगा इधर, ये सही पहले करेगा इधर। अगर 2 चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के सेम दूरी पर होते हैं तो बराबर फोर्स लगाते हैं, ये भी डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस R, ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, तो दोनों ने मिलकर बराबर फोर्स लगाया, इसने भी F लगाया, इसने भी F लगाया, कितना हो गया, KQ² अपॉन R²। ये भी कितना होगा, KQ² अपॉन, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लगेगा, इधर। ये रिजल्टेंट मैंने मान लिया F1। कांसेप्ट क्लियर, किसके बराबर हो गया, रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90। cos 90 होता है 0, ये टर्म होगी 0, तो F1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2F², तो F1 इज इक्वल टू F√2। ये तो हो गया दोनों का रिजल्टेंट। अब एक चार्ज यहां भी विद्यमान है, ये फोर्स, ये भी इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। अब जो रिपल्शन फोर्स ये लगाएगा तो यहां तक की दूरी कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे पहले। जब ये R है और ये R है तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी R√2। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट। और ये फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा, जो ये लगाएगा वो F2 मान लिया, कितना, K Q1 इंटू Q2 मतलब Q² अपॉन दोनों के बीच की दूरी, दूरी कितनी है, R√2 का स्क्वायर, मतलब KQ² अपॉन R² इंटू, और भाई साहब ये किसके बराबर था, तो F/2। ये भी इसी तरफ आया और ये भी इसी तरफ था, तो नेट फोर्स मान लिया F3, F/2 प्लस F√2 दैट इज इक्वल्स टू हो गया F1/2 प्लस √2। F की वैल्यू KQ² अपॉन, भाई साहब या तो ये ऑप्शन सही या तो ऊपर वाला ऑप्शन सही। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया।
अब एक टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब आप उस नाम से इसे प्रोनाउंस करेंगे तो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले समझो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मान लीजिए वैक्यूम में जो दो चार्जेस के बीच फोर्स था वो इतना था, और मीडियम अगर कोई उनके बीच आ गया जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स हो गया इतना। मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आपने ये पढ़ा है। सवाल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आप कहते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द मीडियम सेट टू बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होगी रेशियो, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? टेंडेंसी ऑफ द मीडियम, टेंडेंसी ऑफ द मीडियम टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। है क्या समझ? कभी वैक्यूम से ज्यादा कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो ही नहीं सकता। समझ आ गया? तो हर एक मीडियम की वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ओवरकम कर दे उसे क्या कहेंगे आप? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ना तो कोई ऐसा यूनिट है क्योंकि इसकी भी न्यूटन होगी और इसकी भी, और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1, वाटर के लिए 80 और कई बुक्स में 81 भी लिखा है, और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? सवाल ये आया बेहतरीन, अगर इस तरीके से लिखा मिलेगा, इफ F is the force between 2 point charges in vacuum, what will be the force if vacuum replaced by, एक ऑप्शन में दे देगा आपको वाटर, दूसरे में दे देगा वो आपको मेटल, और तीसरे में दे देगा ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कहेंगे? अगर वैक्यूम में फोर्स F था, ध्यान दीजिए, यहां जाइए जरा, वैक्यूम का फोर्स अपॉन के इक्वल टू मीडियम का फोर्स, ये फॉर्मूला बन गया। इसका पहला पार्ट मेन फॉर्मूला है, मैंने वाटर के लिए के की वैल्यू क्या बताई, और अब वाटर के आने पे फोर्स पहले कितना था F, अब कितना हो जाएगा 80 टाइम कम, तो ये आंसर F/80। दूसरा मेटल, मेटल के लिए क्या वैल्यू है, तो आंसर आ गया 0। और डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या वैल्यू है, उसने दिया हुआ है K, तो K टाइम्स कम हो गया। सवाल ये है सर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, ये बहुत दिन तक सुन लिया, हो गया डाइलेक्ट्रिक। एक स्पेशल इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एक सिंपल इंसुलेटर है जिसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये सिचुएशन होगी, मैंने एक प्लेट ली, इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरे को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया। ठीक है, सिंपल इंसुलेटर है तो एज इट इज रहेगा। अब बैटरी के पॉजिटिव से किया तो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली, और ये सिंपल इंसुलेटर है तो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, जिसका एग्जांपल होता है माइका, जो कंडेंसर में वो पन्नी होती है वो माइका, समझ आ गया? कंडेंसर को फिजिक्स के लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलते हैं। वो सिर्फ अल्टरनेटिंग सोर्स पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो आप कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, अगर ये है माइका मतलब एक डाइलेक्ट्रिक, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपनी जगह को खाली छोड़ देते हैं और एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और मीडियम के अंदर जो जनरेट हुआ है वो इतना। मुझे पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैदा होगा। समझ गए?
इसका काम वगैरह सब हम कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान देंगे, जो इंसुलेटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाते हैं उन्हें आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब एक इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कल जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें मैं आपको सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन चार्ज से रिलेटेड कराऊंगा। परसों की जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गॉसेस थ्योरम, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी।